जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 21वां टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य पढ़ना है? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का कब उदय हुआ? तो 3री शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 3री शताब्दी में। कहाँ हुआ? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कब किया था? तो 240 से 280 ईस्वी पूर्व में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक, श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ। कब हुआ? तो 280 से 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम जो महान सम्राट था वो कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक ना, महान सम्राट कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक ना, और इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से किससे विवाह किया? कुमार देवी से विवाह किया। और इसने एक उपाधि धारण किया जिसको महाराजा धीराज कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। 320 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा और लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। यानी गुप्त संवत है उसकी शुरुआत, ठीक ना, किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। कब की? तो 319 से 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ उसके बाद वह समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। ठीक ना, और 335 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 335 ईस्वी पूर्व में। ठीक ना, ये आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, यानी टोटल 21 शासकों को पराजित किया। ठीक ना, इसीलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ठीक ना, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। मतलब इन्होंने 3 उपाधि धारण की, अश्वमेधकर्ता, विक्रांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। नोट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। और परम भागवत का जो उपाधि था उसका धारण करने वाला प्रथम अगर गुप्त शासक कोई था तो ये समुद्रगुप्त ही था। ठीक, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु भगवान के। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर उसके बीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। ठीक ना, समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का प्रेमी था। ठीक ना, पता कैसे चला? तो सिक्का पर जो था वो बीणा वादन करते हुए उनका चित्र जो है दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। और उन्होंने क्या किया? तो इलाहाबाद की प्रशस्ति लेख की रचना किया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और समुद्रगुप्त के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक ना, जो कब बैठा? तो 380 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कौन? चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शक पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसी के उपलक्ष्य में क्या चलाया? तो चांदी के सिक्के चलवाए। साप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। साप जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? तो राजकवि था। क्या था? राजकवि था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। यानी शिक्षा का जो एजुकेशन का मेन सेंटर जो था वो पाटलिपुत्र और उज्जैनी था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्तीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें
अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, क्षणपकक यानी फलित ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह, कोशकार के, शंकु वास्तुकार के, बेताल भट्ट घटकर पर, ब्राह्महीर खगोल विज्ञान के एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। यानी ऐसा माना जाता है अनुश्रुति के अनुसार कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। कितने विद्वान रहते थे? 9 विद्वान रहते थे, ठीक ना। जिससे क्या कहा जाता था? तो 9 है, इसीलिए नवरत्न कहा जाता था। तो इसमें जो सबसे श्रेष्ठ था वो महाकवि कालिदास थे संभवतः, ठीक ना। और कालिदास के अतिरिक्त कौन कौन थे? तो धन्वंतरी थे, क्षणपकक थे, ठीक ना। ये क्या थे? तो फलित ज्योतिष विज्ञान के विद्वान थे, ठीक ना। अमर सिंह थे, तो क्या थे? तो कोशकार थे। शंकु क्या थे? तो ये वास्तुकार थे। और बेताल भट्ट क्या थे? वो नहीं दिया हुआ है। घट पर क्या थे? ये भी नहीं दिया है। ब्राह्महीर दिया हुआ है, क्या थे ब्राह्महीर? तो खगोल विज्ञान के जानकार थे। और वरुचि जैसे विद्वान थे। मतलब 9 विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऐसा मतलब जनश्रुति है, अनुश्रुति है, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन शैव मतलाम्बी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो थी संधि विग्रह था सचिव वीरसेन, वो कौची मानता था? तो शैव धर्म मानता था, ठीक ना। जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। और वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था एवं कवि भी था, ठीक ना। तो जो वीरसेन था उससे वो मतलाम्बी था और उसने शिव की पुजारी के लिए क्या किया? तो उदयगिरी पर्वत पहाड़ी पर, ठीक ना, एक गुफा बनवाया, ठीक ना। एक गुफा का क्या किया? निर्माण करवाया, ठीक ना। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा और शब्द के प्रखंड पंडित और कवि भी था, यानी कि बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार फर्स्ट या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी कौन है? तो कुमार गुप्त फर्स्ट आया, या इसी का नाम है गोविंद गुप्त। कब आया जी? तो 415 से लेके 454 ईस्वी पूर्व में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो आपको याद रखना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। कुमार गुप्त के बाद जो दूसरा उत्तराधिकारी है कौन है? तो स्कंद गुप्त है। और इनका जो कार्यकाल जो है 455 से लेकर 467 ईस्वी हुआ। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, ठीक ना। स्कंद गुप्त ने क्या किया कि गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसको पुनरुद्धार किया, मतलब पहले से बना हुआ है, फिर उसको मतलब सफाई वफाई करवाया। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त ने क्या किया? तो पर्णदत्त को कहाँ का? सौराष्ट्र यानी गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हो गया? तो हूणों का, ठीक ना। किसका शुरू हो गया? तो हूणों का जो है इसका आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और अंतिम जो गुप्त शासक हुए वो कौन थे? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी जिसके शासक उपरी कहलाते थे। यानी गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसको क्या कहा जाता था? तो देश कहा जाता था। और उसके शासक को गोपना कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई जो थी उसको क्या कहा जाता था? तो भूति कहा जाता था। उसके जो शासक होते थे उसको उपरी कहा जाता था। यानी समझना है कि देश के जो शासक होते थे गोपना कहा जाता था। और प्रादेशिक के जो इकाई थी जो भूति थी उसके जो शासक होते थे तो उसको उपरी कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विस्पति कहलाते थे। और भुक्ति के नीचे विषय आता था। भुक्ति के नीचे क्या आता था? तो विषय आता था, ठीक ना। विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसको प्रमुख जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य उत्तराधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। और पुलिस विभाग का जो हेड होता था, ठीक ना, उसको क्या कहा जाता था? तो दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को वाट, चाट एवं भाट कहा जाता था, ठीक ना। जो साधारण पुलिस विभाग का था, ठीक ना, साधारण कर्मचारी उसको चाट कहा जाता था।
और एगो को भाट कहा जाता था। चाट और भाट मतलब कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। यानी प्रशासन की जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट की बात किया जाए सबसे छोटा, तो वो ग्राम थी। ठीक, और ग्राम का जो प्रशासन करता था यानी जो सभा द्वारा संचालित होता था, ठीक ना, ग्राम प्रशासन किसके द्वारा होता था, तो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। और ग्राम सभा का जो हेड थे वो ग्रामीण, ठीक ना, जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहलाता था। और अन्य जो सदस्य होते थे उसको क्या कहते थे, तो महत्तर कहते थे। ठीक ना दोस्तों, यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। ठीक ना, और बेल घंटा भी दबाइए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे हम लोग इसके गुप्त साम्राज्य के बारे में आगे पढ़ते हैं। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ठीक ना, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। कह रहा है कि जो गुप्त शासक कुमारगुप्त हैं, इसको दामोदरपुर ताम्रपत्र में, कहाँ, दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री यानी भूमि को लेन देन यानी भूमि का खरीद बिक्री का संबंधी, ठीक ना, अधिकारियों का क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। यानी भू राजस्व कुल जो था 1/4 से लेकर 1/6 तक भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, मतलब आर्थिक हिसाब पर उसको बांटा गया था कौन कौन किस प्रकार की भूमि है। तो क्षेत्र के हिसाब पर कृषि पहला जो था वो क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र क्या होता था, तो कृषि कार्य करने योग्य भूमि थी, यानी जहाँ पर मतलब फसल उगाई जाती थी उसको क्या कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा जो भूमि का प्रकार था वो वास्तु था। वास्तु क्या था, तो वास करने योग्य भूमि यानी रहने योग्य भूमि को क्या कहते थे, वास्तु कहा जाता था। ठीक ना, तीसरा भूमि था चरागाह भूमि। ठीक ना, चरागाह में जान ही रहे हैं, पशुओं के चारा योग्य भूमि को ही क्या कहते हैं, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चरागाह भूमि कहते हैं। चौथा जो सील था, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, मतलब सील ऐसा भूमि था ना जो बंजर था, मतलब जोतने योग्य भूमि नहीं थी। और पांचवा जो है अपरहत था, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। और पांचवा जो है अपरहत है, जहाँ पर मतलब जंगल झाड़ पेड़ पौधे लगे होते थे तो उसको क्या कहते थे, अपरहत कहते थे। यानी गुप्त साम्राज्य में 5 प्रकार की भूमि थी। ठीक ना, भूमि को बांट दिया गया था, क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील और अपरहत। ठीक ना, कुछ गुप्तकालीन मंदिर है, आइए उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ मंदिर है और उसका स्थान क्या है। विष्णु मंदिर जो है तिगवा में है। कहाँ है, विष्णु मंदिर तिगवा में है। तो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। शिव मंदिर कहाँ है, तो भुमरा में है। कहाँ है, नगोदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर कहाँ है, तो नैना कुठार में है, ये भी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, शिव मंदिर कहाँ है, तो खो में है। नगोद, ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक ना तो भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है जी, तो भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, ये सब मंदिर है। ठीक ना, मंदिर और उसके स्थान है, याद रखने जोग्य बातें हैं। ठीक ना, सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग होता था। जो सिंचाई के लिए था वो क्या कर से सिंचाई होता था, तो रहट और घंटी से इसका प्रयोग होता था, घंटी यंत्र। श्रेणी का प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के जो प्रधान होते थे क्या कहलाते थे, ज्येष्ठक कहलाते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार के लिए केंद्र था वो कौन था, तो उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख में दिनार कहा गया है। ठीक ना, तो गुप्त का राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के जारी किए और उनकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में क्या कहा गया है, तो दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है, तो याज्ञवल्क्य में मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है, तो ओसनम स्मृति में मिलता है। किस में मिलता है, ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ओ, ये तो बहुत खतरनाक जाति था जी, तो मनुष्य का मांस चढ़ा देता था। विंध्य जंगल में क्या था, तो सबर जाति के लोग थे। जाति का क्या नाम है, सबर जाति। और देवता को क्या चढ़ाते थे, तो मनुष्य के मांस से चढ़ा देते थे, यानी मनुष्य को मार देता था।
पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। पहली बार अगर किसी के सती होने का प्रमाण मिला है तो कब मिला जी? गुप्त काल में, तो 510 ईस्वी में। क्या हुआ था? तो भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख। सती प्रथा जान ही रहा है, यदि कोई पति मर जाता था किसी कारणवश या असमय मृत्यु हो जाती थी तो जबरदस्ती जो है पत्नी को भी उस पर जला दिया जाता था। ठीक ना, ये बहुत ही खराब प्रथा थी जो कि अब खत्म हो चुका है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुप्त काल की वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। तो गुप्त काल की वैसी महिला जो वेश्यावृत्ति करती थी उसको क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था, यानी जो बुढ़ी हो जाती थी वेश्या उसको क्या कहा जाता था? कूटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और तथा वे अपने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ यानी जिला ललितपुर, ललितपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है, आगे तुरंत पढ़ाए थे। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो गुप्त सम्राट जो है किसका अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म का। ठीक ना, वैष्णव धर्म को इन्होंने क्या बना दिया? राजधर्म बना दिया। ठीक ना, विष्णु का वाहन वाहन जो क्या था? गरुड़ थे। और वही गरुड़ इन लोग का क्या था? तो राजचिन्ह था। ठीक। और गुप्त काल का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है कहाँ मिला है? तो देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? तो ललितपुर। ठीक ना, ललितपुर कहाँ है? तो यूपी में। ठीक ना, दशावतार मंदिर है। ठीक ना, यह बेतवा नदी के क्या है? तट पर बसा है। कौन सा नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक ना, कहाँ है जी? तो बेतवा नदी के तट पर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में से केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है प्रशंसनीय है। कह रहा है कि अजंता में कुल निर्मित कितने गुफा है? तो 29 है, 29 है, जिसमें से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा नंबर 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 जो है एकदम उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वह प्रशंसनीय है, मतलब प्रशंसा के योग्य है, मतलब अच्छा चित्र बनाया हुआ होगा, देखने के बाद पता चला है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। गुफा संख्या 17 जो है इसको क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में क्या है? तो बुद्ध के जन्म है, जीवन है, महाविनिष्क्रमण है, ठीक ना, महापरिनिर्वाण है, ठीक ना, और उससे संबंधित मतलब बुद्ध से संबंधित है 17वां गुफा। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के जितने भी गुफाएं हैं बौद्ध धर्म के, कौन सा जान रहा है कि बौद्ध धर्म दो बट गया था, महायान और हीनयान। हीनयान तो हीनयान नहीं, क्या है? महायान की शाखा का अजंता की गुफा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि बाघ जिला का है धारपुर मध्य प्रदेश। धार जो है जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। यानी कि गुप्त काल में निर्मित मतलब अन्य बाघ गुफा भी है, बाघ की गुफा है जो कि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला में। और क्या किया गया था? तब विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और 5वां अपरिच्छाकारित्व। ठीक ना, गुप्त काल में जो है विष्णु शर्मा, ये याद रखने जो है, परीक्षा जो से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ठीक ना, तो विष्णु शर्मा द्वारा ये रचित जो था पंचतंत्र संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। अब बाइबिल के बाद दूसरा है इसका स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है शब्द प्रणाश और 5वां है अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक ना, आर्यभट्ट जो था, ठीक ना, 2 ग्रंथ लिखा है। कौन लिखा? तो आर्यभट्टीय में, एगो अपने नाम पर लिखा है, एगो सूर्य सिद्धांत लिखा। ठीक ना, 2 ग्रंथ लिखा और उन्होंने पहली बार बताया कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो है उसका क्या कारण है, मतलब वास्तविक कारण बताया कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। और आर्यभट्ट ने ही पहली बार भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जिन्हें घोषणा किया कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर
घूमती है, ठीक ना। पृथ्वी जो है सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। चलिए, बारामिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या एवं वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। बारामिहिर ने पंच सिद्धांत जाक एवं लघु जातक की रचना भी की। कहने का मतलब है बारामिहिर की ही पुस्तक है कौन, बृहत संहिता, ठीक ना, में नक्षत्र विद्या, उसमें क्या क्या का वर्णन है, नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भूगोल, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है, ठीक ना। और बारामिहिर ने ही क्या चीज, पंच सिद्धांत, बृहजात और लघु जातक की भी रचना की। यानी पंच सिद्धांत और लघु जातक की रचना किसने किया, तो बारामिहिर ने ही किया, ठीक ना। ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना भी कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी के स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि ब्रह्मगुप्त जो थे इस युग के सबसे महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। और उसने घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना की कि प्रकृति के, उसने नियम दिया कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी जो है स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सबको जान रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ड्यू टू दिस जो है कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। साइंस में पढ़े होंगे आप लोग। गुप्त काल में पलकाण ने पशु चिकित्सा पर हास्य चतुर्वेद लिखा, ठीक ना। नवीनतम की रचना गुप्त काल में कौन, पल्लवकाणों ने क्या लिखा, पशु चिकित्सा पर हास्य आयुर्वेद लिखा, ठीक ना। नवीनतम ने की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। कहने का मतलब है कि गुप्त काल में जो है नवनीतकम नाम के जो है रचना की गई। और इस पुस्तक में क्या क्या है, तो नुस्खे है, ठीक ना, सूत्र है और उपचार विधियां हैं, ठीक ना। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। यानी जो गुप्त राजा थे उसकी शासकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयिका कहा जाता था। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रुपयिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। यानी गुप्त काल की रचना कौन कौन है, तो याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन और बृहस्पति, इस सब की रचना कब हुई, तो गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। तीन मूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। यानी मंदिर बनाने की जो कला थी कब हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ। और त्रिमूर्ति बनाने की जो अवधारणा का विकास कहाँ हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। यानी गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दिए। यानी गांव पहले दान में दिया जाता था ब्राह्मण को, तो सबसे अधिक किस काल में दिया गया, तो गुप्त वंश में दिया गया। गुप्त काल के लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें कि निर्मल ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है और प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सोचिए, जो मृक्ष कटिकम है जिसको कि किसने लिखा है, शूद्रक ने लिखा है। बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना, कि मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक है, ठीक ना। इन्होंने लिखा है मृक्ष कटिकम, जिसका अर्थ क्या होता है, या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें क्या चीज का वर्णन है, निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम की वर्णन था। समझ लीजिए, ब्राह्मण था, वेश्या से प्यार करता था, ठीक ना। ये इस चीज में नाटक में क्या है, वर्णन है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी, पहले प्रेम में खाली हुई करता था। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक ना, क्या चीज है, तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। किसका, राजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक ना। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, तो कालिदास, ठीक ना। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास। और उसमें अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है। बात सही है, कालिदास को भी, ठीक ना, विद्यावती जो थे भगा दिए थे भगा दी थी, इसीलिए वो ज्यादा प्रेम से लिखते थे। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद एवं यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भगवद गीता, ठीक ना। प्रथम भारतीय रचना था कौन, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषा में हुआ था, ठीक। और दूसरी जो रचना है वो कौन है, भगवद गीता,
ठीक ना। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है पहली भारतीय रचना थी जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में हुआ, और दूसरी रचना कौन थी, तो भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और नगर क्या हो गया, नगर का पतन हो गया, नगर का फॉल हो गया, किस, तो इसकी क्या कारण था, तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थे। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थे, ठीक ना, यानी नगर खत्म हो गया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, ठीक ना। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, आपके सुझाव को सहृदय स्वागत है, ठीक ना। अगले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना, 22 वाकाटक राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।